इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ और आए के एमसीक्यूज। इससे पहले भी काफी सारे वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देता हूँ कितना हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, क्या क्या चीजें कर ली। तो यूनिट 1 हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी यूनिट 1 के एमसीक्यूज थे वो हमने अच्छे से कर लिए। यूनिट 2 के भी काफी सारे एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। यूनिट 2 ही हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इफ एन एंट्री इज मेड ट्वाइस इन जर्नल एंड इट्स पोस्टिंग इज ऑल्सो मेड ट्वाइस, दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज। तो एक एंट्री दो बार कर दी गई जर्नल में और जो उसकी पोस्टिंग थी वो भी दो बार हो गई, तो इस एरर को क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ डुप्लीकेशन या फिर एरर ऑफ ओमिशन। बता दो आंसर जल्दी से, क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन में इसका आंसर है जो कि है एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, तो वो एंट्री बार बार हो गई, दो बार हो गई। ठीक है, जर्नल में भी और उसकी पोस्टिंग भी दो बार हो गई, तो वो क्या हुआ? डुप्लीकेशन की एरर यहाँ पर आ गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ प्रेस्क्राइब्ड डेट। बहुत सिंपल सा आंसर है, क्लास 12 11 से पढ़ते हुए आ रहे होगे। तो कौन सी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करती है या फिर बताती है फाइनेंशियल पोजीशन पूरे बिजनेस की? ट्रायल बैलेंस, कैश स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट ही बताती है पूरा ओवरऑल क्या स्थिति है पूरे बिजनेस की, कितना पानी में है, कितना दूध का दूध, कितना पानी का पानी, सब चीजें वो बैलेंस शीट ही बताती है। कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, तो वो पूरी फाइनेंशियल पोजीशन कहलाती है एक बिजनेस की। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, नहीं पता तो भाई देख लो क्यों नहीं पता। ठीक है, आगे है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस विच अकाउंट इज। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? हेयर ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम पी एंड एल अकाउंट भी बोलते हैं, ये बनाया जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करने के लिए बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगेन सी फिर से सी हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इनमें से कौन सा अकाउंट वो है जिसमें बैलेंस तो नॉर्मल रहता है लेकिन उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट के? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट या फिर एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट जो है इसमें बैलेंस तो नॉर्मल ही रहता है लेकिन इसको बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में पोस्ट किया जाता है, फिर कह सकते हैं रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक्रूड एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंस यानी कि जो खर्चा हमारा हो तो गया है लेकिन अभी हमने उसके जो भी रुपए हैं वो दिए नहीं है। ठीक है, खर्चा हो गया लेकिन अभी हमने उसको पे नहीं करा, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में हम ऐड करते हैं। ठीक है, आगे है ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस हैज टू पे टू आउटसाइडर्स आर नोन एज। जितना भी पैसा, जितना भी रुपया, जितना भी अमाउंट एक बिजनेस बाहर यानी कि बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज, बोथ हैं बी या फिर नन ऑफ दीज? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो बाहर की वो सारी लाइबिलिटीज हैं, बाहर वालों को सारा वो पैसा दे रहा है, भेज रहा है या फिर जो भी कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1500 रिसीव्ड फ्रॉम सब टेनेंट फॉर रेंट एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। तो देखो हुआ क्या है, 1500 रुपए रिसीव हुए एक टेनेंट यानी किराएदार से। ठीक है, वो रेंट रिसीव किया गया, एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक, कैश बुक में उसको बिल्कुल सही करेक्ट किया गया। ठीक है, जो एंट्री बननी थी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट वो बिल्कुल ठीक थी। इज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पर गलती क्या हुई कि डेबिट बैलेंस में डाल दिया वो रेंट, हालांकि वो पैसा हमें क्रेडिट हुआ है, वो पैसा हमें मिला है तो क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन वो डेबिट हो गया। ट्रायल बैलेंस में एंट्री क्या बनेगी क्योंकि वो गलती हो गई है। The debit total will be greater by 1500 than the credit total. The debit total will be greater by 3000 than the credit total. Subject to other entries being correct, the total will agree या फिर none of the above. Here option B is correct. The debit total will be greater by 3000 than the credit total. तो इस गलती से हुआ क्या, जो हमारे पास रुपए आए थे, एक तरफ तो वो डेबिट साइड है क्योंकि कैश आया तो वहां पे एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, उसके बाद जो क्रेडिट होना था वो भी डेबिट हो गया, तो वो डेबिट डेबिट बैलेंस दोनों प्लस हुए। 1500 प्लस 1500 कितने हो गए? 3000। तो डेबिट टोटल जो है वो ग्रेटर हो गया यानी कि 3000 हो गया क्रेडिट टोटल से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 3000 देन द क्रेडिट टोटल। तो ये गलती हुई किसकी वजह से? यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो ये इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस ऑफ टोटल सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज। देखो होता क्या है, जो भी सेल्स हुई हैं उस सेल्स में से अगर हम माइनस कर दें एक्चुअल कॉस्ट क्या थी उस गुड की, तो हमें निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स यहाँ पर ज्यादा हो गई। ठीक है, एक्सेस हुई यहाँ पर सेल्स की
और किसके ऊपर हुई, किससे ज्यादा हुई, जो कॉस्ट थी उन गुड्स की जो बेचे गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है क्या निकल के यहाँ पर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर, 11-12 के कॉन्सेप्ट है, आप सभी को ये अच्छे से आते होंगे। ठीक है, और नहीं आते तो यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। राइट, आगे ऑन बैलेंस शीट एक्रूवल्स नोट्स पेबल्स एंड अकाउंट पेबल आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी। तो ये बैलेंस शीट के अंदर जो एक्रूवल्स होते हैं, नोट्स पेबल होते हैं, अकाउंट पेबल होते हैं, ये किस कैटेगरी में लिस्ट किए जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिर एक्रूड लाइबिलिटीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स आर लिस्टेड एज। जितनी भी इन्वेंट्रीज होती हैं, कैश और इक्विवेलेंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं, उनको लिस्ट किया जाता है किसमें, अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट या फिर लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट। तो ये हमसे पूछना है कि इनमें से कौन सा एक करंट एसेट नहीं है, सप्लाईज, लैंड, अकाउंट्स रिसीवेबल या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले आप ये समझो कि करंट एसेट्स होते क्या हैं। तो करंट एसेट्स बेसिकली वो एसेट्स होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंपनी यूज करती है और विद इन 1 ईयर उसको सेल करके वो उसको मनी में या फिर अमाउंट में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, रुपीज में कन्वर्ट कर सकती है। तो वो क्या है, सप्लाईज, लैंड, अकाउंट्स रिसीवेबल या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस। है ऑप्शन बी इज करेक्ट, लैंड। ठीक है, अब लैंड जैसे ही आपको ऑप्शन देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे होंगे, जिनको पता होगा, जो पढ़ते होंगे, उन्होंने देखते समझा दिया होगा, समझ में आ गया होगा कि लैंड जो है वो तो एक फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली करंट एसेट नहीं है, तो लैंड हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। तो करंट एसेट्स मैंने आपको बता दिया, जो कंपनी रिसोर्सेज हैं उनके, वो जिनको वो यूज करती है और विद इन अ ईयर उसको सेल करके वो उसको मनी में कन्वर्ट कर सके, वो सारे करंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो लैंड ऑब्वियसली हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो ये तो बिल्कुल हमारा करंट एसेट्स में मतलब करंट एसेट का एग्जांपल नहीं कहलाया जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन द सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी अ स्टॉक व्हिच इज रिकॉर्डेड अबव कॉमन स्टॉक एंड बिलो डेट अकाउंट इज। तो अगर बैंकरप्सी की सिचुएशन आती है जिसमें बैंक करप्ट हो जाता है, तो स्टॉक जो कि रिकॉर्ड किया गया अबव कॉमन स्टॉक और बिलो डेट अकाउंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक, डेट लाइबिलिटीज, कॉमन लाइबिलिटीज या फिर हाइब्रिड स्टॉक। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्म बाइज प्रोडक्ट्स बट डज नॉट पे टू सप्लायर्स इंस्टेंटली, दिस इज रिकॉर्डेड एज। एक फर्म ने, एक कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, ठीक है, लेकिन जिससे उसने खरीदे, जिस सप्लायर से उसने वो सारी चीजें खरीदी, उसको एकदम से पे नहीं किया। ठीक है, जो रुपए उसे देने चाहिए थे, मैंने आपसे कोई चीज खरीदी, मैंने आपको लेकिन उस समय पैसे नहीं दिए, तो वो किस जगह रिकॉर्ड होगा, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेबल, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज या फिर करंट लाइबिलिटीज। है ऑप्शन बी इज करेक्ट, अकाउंट पेबल में वो चीज रिकॉर्ड होगी कि हमने कोई चीज खरीदी है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, लेकिन हमने सप्लायर को इंस्टेंटली पे नहीं किया है, तो उसको हम बोलेंगे अकाउंट पेबल। आ गया इन बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर डिनोटेड एज। बैलेंस शीट में जो टोटल कॉमन स्टॉक होता है और रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, उनको डिनोट करते हैं किससे, कॉमन इक्विटी से, ड्यू इक्विटी से, प्रेफर्ड इक्विटी से या फिर कॉमन परपीट्यूटी से। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉमन इक्विटी। ये थोड़ा सा अजीब है, परपीट्यूटी। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, कॉमन इक्विटी। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज व्हिच कैन बी चेंज इनटू कैश टू देयर बुक वैल्यू प्राइस आर कैरेक्टराइज्ड एज। तो ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जिनको चेंज किया जा सके कैश में टू देयर फाइनेंशियल टू देयर बुक वैल्यू प्राइस, जो भी उनका बुक वैल्यू प्राइस था उसमें, तो उनको कैरेक्टराइज किया जाएगा एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैश इक्विवेलेंस। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, क्योंकि उनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है बुक वैल्यू प्राइस पर, तो उनको बोलेंगे कैश इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।